झारखंड की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को चुनौती देता हूं कि असल में वोट कटवा कौन है, तो आप लड़िए गठबंधन तोड़ के। लड़े बीजेपी आजसू जेडीयू अलग होके, लड़े जेएमएम कांग्रेस सीपीआई आरजेडी अलग होके, 8वीं पार्टी जेल के मैदान में, औकात का पता चल जाएगा कि वोट कटवा कौन है। अरे लूटने के लिए झारखंड की खनिज संपदा को, झारखंड का कोयला बालू पत्थर खनिज लूटने के लिए चोर चोर मौसेरे भाई एकजुट हो जाते हैं। कभी बीजेपी जेएमएम आज विपक्ष में है, कभी 2013 में सरकार बना लेती है और आज ये लेक्चर दे रही है। आइए बिल्कुल आइए, लोकतंत्र की खूबसूरती भी बढ़ेगी। 2 पार्टी होने से डिक्टेटरशिप बढ़ता है, क्योंकि ए या बी, तीसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है। एक बार ये पिटेगी, एक बार ये पिटेगी, पिटना आपको पड़ेगा। अगर 10 पार्टी होती तो आपके पास ऑप्शन होता कि हम गलत नहीं करेंगे, क्योंकि 9 पार्टी के मेरे पीछे लगी है। अगर हमको अगला बार मौका मिलेगा तो 10 टर्म के बाद मिलेगा। तो आइए मैदान में, चारों दोनों गठबंधन, इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन तोड़े चुनाव, तोड़े गठबंधन और आज जेल के मैदान में पता चल जाएगा कौन वोट कटवा है, किसका कितना पानी में, कौन कितनी हैसियत में है। अरे भैया आप चोर चोर मौसेरे भाई खनिज को लूटने के लिए, बस इनकी मंशा यही है कि झारखंड की खनिज को लूटा जाए। और वही हाल है। आज हमारी दरिद्रता का कारण क्या है, आज हमारी गरीबी का कारण क्या है? एक 29 साल का लड़का जिसको अपना करियर बनाना था, जिसको अपना फ्यूचर बनाना था, आज पागलों की तरह राज्य का भ्रमण करता है। 12-2 बजे रात को लोग देखिए चारों तरफ घेर के बैठे हैं, सुनते हैं। क्यों भाई? न क्योंकि इस राज्य ने एक अन्याय की चरम सीमा को देखा है, इस राज्य ने शोषण की चरम सीमा को देखा है, और ये किसी ने नहीं किया है, इन नेताओं ने किया है। मैं बार बार कहूंगा, ना आपको मार्क्स की थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, ना प्लेटो ना सुकरात की थ्योरी पढ़ने की जरूरत है। आप गरीबी को जानना चाहते, गरीबी का कारण क्या है? एक लाइन में सुन लीजिए, कुछ लोगों का ज्यादा अमीर होना ही गरीबी का कारण है। और वो कुछ लोग कौन है? कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं। वो कुछ लोग कौन है? कुछ कॉर्पोरेट्स हैं। वो कुछ लोग कौन है? मिनिस्टर्स हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं। 10,000 करोड़ की संपत्ति है आपके पास, 12,000 करोड़ की संपत्ति आपके पास है, तो जरूर आदमी भूखे मर गया। आप 4 डिस्ट्रिक्ट में घर बनाएंगे, आप 4 डिस्ट्रिक्ट में महल बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है आम व्यक्ति झोपड़े में रहेगा। तो इसलिए मैं हाँ एग्रेशन में बात करता हूं, लेकिन कारण कौन है? यही लोग कारण है, ये चोर चोर मौसेरे भाई कारण है। आज पता कीजिए, स्ट्रिंग ऑपरेशन कीजिए। मैं तमाम राज्य की, देश की तमाम मीडिया से कहूंगा, एक स्ट्रिंग ऑपरेशन हो इनके खिलाफ, पता चल जाएगा इनका कहां कहां संपत्ति है, कहां कहां इनका प्रॉपर्टी है। और अखबार के पन्ने बताते हैं, सम्मानित अखबार में छापा जाता है कि एक नेताजी के पास 10,000 करोड़ की संपत्ति, एक का प्रत्येक दिन का इनकम 1 करोड़ का। बाकी आम व्यक्ति झारखंड में 100 रुपए से भी कम कमा रहा है। ये मेरे राज्य की कड़वी और कड़वाहट सच्चाई है। अगर आज एक लड़का कड़वी बात करता है तो ये कि कहां से मिला? ये 2 साल पहले तो मैं ऐसा नहीं था। इसी जीटी रोड के किनारे मेरा घर था, घर है भी। सुबह 2 घंटा खेलता था, शाम और बस पकड़ के कॉलेज जाता था। ये हुआ कहां से? इनके कारण हुआ है। आज झारखंड में औसत अगर एक व्यक्ति की प्रत्येक दिन की आय कही जाए तो 100 रुपए से भी कम है। और इसी झारखंड में एक नेता है जिस विधानसभा में बैठे हैं, 1 करोड़ रुपया कमाता है। ये अखबार कह रही है, एक सम्मानित अखबार कह रही है। चलिए मान लेते हैं 1 करोड़ ना सही, 50 लाख में कहीं दाग नहीं लगेगा, तो किसका खून नहीं खोलेगा यार? कौन सा लोकतांत्रिक भारत? आप आज झारखंड आप आए हैं, झारखंड में 5 पूर्व चीफ मिनिस्टर, हेमंत सोरेन, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, चंपई सोरेन, रघुवर दास की पुतहू चुनाव लड़ रही है, चंपई सोरेन का बेटा चुनाव लड़ रहा है, मधु कोड़ा की पत्नी चुनाव लड़ रही है, हेमंत सोरेन की पत्नी चुनाव लड़ रही है, और अर्जुन मुंडा की पत्नी चुनाव लड़ रही है। क्या ये लोकतंत्र की सुंदर तस्वीर है? और ये लोग हम पे आरोप लगाते हैं। अरे हम, मेरी तो सराहना करनी चाहिए कि कल का लड़का, एक 29 साल का लड़का लोकतंत्र की एक सुंदर तस्वीर को प्रेजेंट करने आया है। ये लोग, यही ऐसे ही व्यवहार वाले लोग डिक्टेटरशिप को जन्म देते हैं। यही लोग डिक्टेटरशिप को जन्म देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? एक परिवार के पास विधायक सांसद होंगे, उसी परिवार के पास कई अरबों की संपत्ति होगी, तो एक आम व्यक्ति अगर कहीं उनके खिलाफ अगर कुछ कर भी देता है तो कहीं ना थाना में रिपोर्ट लिखा जाएगा, कहीं नहीं। मैंने एक इंटरव्यू में दिया, एक उदाहरण दिया था, पुटकी में एक पार्वती महतो नाम की लड़की थी। उनके पिताजी को बीसीसीएल मैनेजमेंट ने बैठा दिया नौकरी से। वो लड़की गई जनरल मैनेजर से बात करने के लिए उनके ऑफिस में। सुनने में आया, कानों कानों लोग ने कहा कि गुस्से में जनरल मैनेजर ने चांटा लगाया था जोरदार, उनके नस पे लगा, वो लड़की वहीं ऑन द स्पॉट मर जाती है। फिर वो उनको बाथरूम में ले जाके सुसाइड के टाइप से लगने के लिए लगा सेट करते हैं। एफआईआर होता है, डीसी एसपी किसी की औकात नहीं होती है कि उस जनरल मैनेजर को एक दिन थाना बुलाया जाए। ये तो स्थिति है। इसीलिए मैं तो एक सुंदर तस्वीर लेके आया हूं। एक 29 साल का लड़का अकेले दम पे राजनीति कर रहा है। लोकतंत्र की सबसे सुंदर तस्वीर मैं प्रेजेंट कर रहा हूं।
आपकी क्यों नहीं औकात हुई कि आप जनरल मैनेजर थाना में बुला पाए? क्यों? क्योंकि आपने सेंटर कर दिया है, पॉलिटिक्स को एक जगह सेंटर में जमा कर दिया है और पैसा को भी एक जगह सेंटर में जमा कर दिया है। इसलिए आम व्यक्ति की औकात भिखमंगों से भी बदतर आपने कर दिए। तो अगर मैं आया हूं तो मुझ पर सवाल नहीं होना चाहिए था, मेरी सराहना होनी चाहिए थी कि 29 साल का लड़का इन स्थापित नेताओं की हालत खराब करके रखा हूं। आज इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर कहीं चाय पीते पीते चर्चा कर रहे थे कि हिस्ट्री में हमने बहुत सारा चुनाव करवाया है, लेकिन झारखंड में के और नहीं भारत के इतिहास में एक चुनाव देख रहे हैं जहां एक 29 साल के लड़के के पीछे नेशनल और स्टेट लेवल की स्थापित पार्टियां मुंह और हाथ धो के पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी डर है कि अगर ये लड़का पॉलिटिक्स में आएगा तो फिर उनका जो रास्ता है, नेता के बाद नेता की बीबी, वो रास्ता बंद होगा, उनकी बीबी के बाद उनका बेटा, ये रास्ता बंद होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र की सुंदर तस्वीर नहीं कही जा सकती है। देखिए, सीजीएल जेएसएससी का जो मामला है, ये इसकी परीक्षा सबसे पहले 28 जनवरी 2024 को ली गई थी और उसी दिन पेपर लीक गड़बड़ी का मामला सामने आया। सरकार आगे आती है और सरकार स्वीकार करती है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, गड़बड़ी हुई है, और कुछ बड़े बड़े अधिकारी भी उनके नाम सामने आते हैं उस पेपर लीक में। तो जाहिर सी बात है, सरकार ने स्वीकार किया है, एसआईटी का गठन किया जाता है, तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। और विभिन्न अखबार के पन्नों के माध्यम से ये भी जानकारी मिली थी कि उस समय जो पेपर लीक हुआ था 27 लाख में पेपर बेचा गया था। तो फिर वह सितंबर महीने में फिर से उसी को पुनः एग्ज़ाम लिया जाता है, री एग्ज़ाम लिया जाता है, और इस बार भी छात्र धरने पर बैठे थे। लाखों की आबादी में रांची में छात्र धरने पे बैठे थे, लेकिन चूंकि आचार संहिता इलेक्शन आ गया, इसीलिए वो धरने से वापस हो चुके हैं। तो ये तो सच्चाई है इस राज्य की कि जिनको सत्ता की चाबी मिलती है, जिनको सत्ता में मौका मिलता है, वो अक्सर सीटों को बेचने का कार्य करते हैं। इससे पहले जेपीएससी में भी 5वीं जेपीएससी हम कटघरे में थी, वहाँ मिनिस्टर्स और बहुत सारे विधायक उनके रिश्तेदार का सिलेक्शन हुआ था, जबकि आम लोग कहते हैं कि उनके जो विधायक के जो रिश्तेदार हैं वो उतने तो ब्रिलियंट नहीं थे कि जेपीएससी को क्रैक करते। ये आम लोग जो उस गांव के आसपास के लोग हैं। तो ये झारखंड में जेपीएससी को खरीदा जा सकता है, ये सिस्टम है। सीजीएल का हाल अभी बहुत बुरा है। अब रहा हम लोग सरकार में आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग अपने घोषणा पत्र में भी लिखे हैं कि हम लोग एक विशेष टीम का गठित होगा, और हम लोग जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, हम लोग फ्री और फेयर एग्ज़ाम करने के लिए ऑनलाइन जो मेथड है उसको अपनाएंगे। और कैलेंडर्स, चूँकि सरकार हमारी जब से बनी है, कभी 6 सालों में कभी 5 सालों में एग्ज़ाम लिए जाते हैं, तो हम लोग एक नियमित परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए सरकार के माध्यम से कैलेंडर होगा, और चूँकि हमें लगता है कि हमारा सिलेबस भी सरकार के माध्यम से होगा ताकि छात्रों को सुविधा हो। जहाँ तक मेरा निजी तर्क है, उसका कारण यही था कि 1907 में टाटा जमशेदपुर में जोरदार ज़मीनों का अधिग्रहण होता है। गांव वालों की ज़मीनें, जिनमें कुर्मी के शायद 18 गांव थे और संथाल हो के 14 गांव के आसपास, ऐसा लोग कहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज़ थोड़ा सा उनमें ह्यूमैनिटी थी, उन्होंने 1908 में सीएनटी कानून को लगा दिया। यानी 1907 में जो ज़मीनों का अधिग्रहण हुआ टाटा के माध्यम से, बहुत ज़्यादा, कम सम नहीं, 18 गांव समझ रहे, एक कम्युनिटी के 18 गांव, तो ऐसे हमको लगता है सैकड़ों गांव का टाटा ने अधिग्रहण किया था। तो उस समय 1908 में अंग्रेज़ों के कालखंड में सीएनटी कानून को प्रभावी रूप से लागू किया जाता है, और उसके बाद जब तक कुर्मी कम्युनिटी ट्राइब्स की सूची में थी तब तक उनकी ज़मीनों का 1 इंच अधिग्रहण नहीं किया जाता है। यानी सीएनटी 1908 में लगने से पहले 1907 में धड़ल्ले से ज़मीन लिया जाता है, और जैसे उनको 1950 में ट्राइब्स की सूची से हटाया जाता है, 1951 में उनकी बर्बादी का एक रास्ता मिलता है, सिंदरी कारखाना, जो एशिया का नामी कारखाना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू शायद आए थे ओपनिंग के लिए। 1951 में वो स्थापित होता है। 1950 में कुर्मी बाहर होती है ट्राइब्स की सूची से, और 1951 में फिर उनके 50 गांव बर्बाद कर दिए जाते हैं। तो अगर समझना है कि उनको ट्राइब्स की सूची से क्यों हटाया गया है, तो हमें लगता है ज़्यादा दिमाग फिराने की आवश्यकता नहीं है। बस अगर जो ट्राइब्स की सूची में रहता है, उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण करना आसान नहीं है, बहुत पेचीदा मामला है। तो अगर उनको ट्राइब्स की सूची से हटा देंगे तो उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण ईजिली हो जाएगा। और झारखंड में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की लूट रही है तो ज़मीनों की रही है। रीजन दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, कोयल नदी, नदियों के किनारे उद्योग की संभावना है। और रीजन क्या है? कोयला, यूरेनियम, थोरियम, ब्रोमाइट, बॉक्साइट, ऐसे 75 किस्म के मिनरल्स। और मैक्सिमम जो मिनरल्स रहे, हमें लगता है कि अगर परसेंटेज की बात करें तो उसमें कुर्मियों की ज़मीन बहुत ज़्यादा रही। तो इसलिए उनको देखिए 1908
और 1950, बस इतना ही समझिए कि 1908 में सीएनटी लगने के बाद 1950 तक कोई भी भूमि का अधिग्रहण नहीं होता है। जैसे 1950 में उनको हटा दिया जाता है, 1951 में सिंदरी, फिर माने हिंडाल्को माने सिल्ली में, उसके बाद तमाम जो उद्योग हैं, और अभी टाटा की 3 परियोजनाएं चल रही हैं, शायद मेरे जानकारी में, ज़्यादा भी हो सकता है। एक टाटा की घाटो, एक टाटा जामाडवा, एक टाटा सिजवा। 90% ज़मीन कुड़मी कम्युनिटी की, 90 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो रीज़न यही था। तो इसीलिए मेरा मानना है अभी राज्य में थोड़ा सा विवाद होता है, क्योंकि कई वर्ष हो गए हैं कुड़मी का ट्राइब्स की सूची से बाहर आना। तो ऐसा बाकी जो ट्राइब्स की सूची में भी हैं 35-36 समुदाय, उनको लगता है कि अगर उनकी एंट्री होगी तो हमारा जो रिजर्वेशन है उसमें दखल होगा। तो मैंने वो तर्क भी दिया है कि एक नया कॉलम तैयार हो, जिससे